हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा अधिग्रहण। हिंदी पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, भाषा अधिग्रहण। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एकदम से कंसंट्रेट के साथ देखना है। लेकिन उससे पहले मुझे ज़रा कंफर्म करके बताइए कि आवाज़ वगैरह एकदम से क्लियर आ रही है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट करिए, और सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं सभी लोग यस करिए दोस्तों, ठीक है। फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एकदम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों मैं आपसे, आप क्या होता है ना कि हिंदी को इतना सिंपल मान लेते हो कि अरे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, बचपन से हम हिंदी सीखते आ रहे हैं। तो इसी चक्कर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों गलत हो जाते हैं। आप कभी भी हिंदी के क्वेश्चंस को कर कर देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं, यदि आप ठीक से पढ़ते रहेंगे जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गारंटी दे रहा हूं, आप 30 ऑफ 30 मार्क्स लेकर आएंगे दोस्तों। आप उसका टेंशन मत लीजिए। इससे पहले भी मैंने आपके लिए आपको अभी जस्ट में ही, मतलब हाल फिलहाल में 1-2 दिन से ही मैंने आपके लिए पेडागोजी स्टार्ट की है। तो इससे पहले मैंने आपके लिए कराया था प्राथमिक स्तर पर हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियां जो थी वो मैंने आपके लिए कराया था। जिस भी भाई बहन ने नहीं देखा है तो यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर आपको आई बटन दिखेगा, और आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो अभी मत करिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि अभी करिए, देखिए समझिए परखिए उसके बाद करिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुँचाना चाहता है। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे अधिक जिस माध्यम का सहारा लेता है वह क्या है, भाषा। देखिए समझने की कोशिश ये कीजिए कि जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे को विचारों को अपने तक ग्रहण करना, यही सिस्टम आपका भाषा कहलाता है। बस सिंपल सी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आप कहोगे भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। किससे दोस्तों, भास धातु से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखिए। हिंदी सिंपल है दोस्तों, लेकिन हलवा नहीं है जो आप समझते हो ना, हिंदी है हलवा नहीं है। तो आप कंसंट्रेट के साथ बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत वे सभी माध्यम आते हैं जो अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। भाषा एक मानवीय कलाकृति है, भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तम प्राणी बन सका है। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाता है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाषा किस प्रकार की कलाकृति है, तो आप ध्यान रखोगे भाषा जो है वो आपकी मानवीय कलाकृति है। किस प्रकार की मानवीय कलाकृति है, ऑप्शन में आपको सामाजिक कलाकृति भी दे देगा, आर्थिक कलाकृति भी दे देगा, और प्राकृतिक कलाकृति भी दे देगा। किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन में उलझा सकता है, तो आपको उलझना नहीं है, ध्यान रखना है कि भाषा क्या है, एकदम से मानवीय कलाकृति है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेंगे, महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। किसने, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। किसने कहा, महर्षि पतंजलि ने कहा। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, प्रकट कौन होगा, पतंजलि प्रकट हो गए। प्रकट कौन हुए, पतंजलि प्रकट हो गए। तो ध्यान रखेंगे कि प्रकटीकरण क्या था, पतंजलि ने दिया था। याद हो गया ना, सिंपल सा, बस लॉजिक समझिए दोस्तों। मैं जानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप जब इस लेवल तक आए हैं तो बहुत कुछ सीखने के बाद ही आए हैं। मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, बस आपको एक हिंट देनी है जिससे कि आप उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है ना दोस्तों। मैं भली भांति आपके विचारों को समझता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा देखते हैं हमारी सुमित्रानंदन पंत जी की। यहाँ पर मैं आपको लिए 3 परिभाषाएं कराऊंगा, बस उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से तीनों परिभाषाएं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगा मैं, ठीक है।
और इसको मैं आपको इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इसके बाद वाली मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, ठीक है। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, किस में आया, तो आप याद रखो एच टेट में। किस में? एच टेट, यानी कि आपका हरियाणा टेट में आपका आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, किसने कहा है, तो आप याद रखोगे कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह आपके सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है। किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लेटो के अनुसार, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि प्लेटो ने कहा कि विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दे देते हैं। अब इसको समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार याद नहीं होता दोबारा याद कर लीजिए। ये तीनों परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं तो दोस्तों बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पढ़ने के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं कि आप जिंदगी भर भी पढ़ेंगे ना तब भी आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हमें क्या पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि भाषा की कुछ विशेषताएं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, या फिर आ जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला जो आपकी विशेषता है। अब विशेषता और प्रकृति दोनों एक ही चीज होती है, आप इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में रहकर ही तो भाषा बोलता है। क्या आपने देखा कि अकेले में भाषा बोलता हो? नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है दोस्तों। तो भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है, यानी कि हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा लेकर कोई पैदा होता है? नहीं दोस्तों। इंडिया में रहने वाला जो कोई बच्चा मान लीजिए इंडिया में पैदा हो, ठीक है, तो पैदा होने के बाद उसे अमेरिका में ले जाकर रख दिया जाए और वहीं उसका पालन पोषण हो, तो क्या होगा? वो वहीं की भाषा बोलने लगेगा, यानी कि उसने अर्जित की उसको, ठीक है ना। भाषा जन्मजात है, कुछ भाषाएं जन्मजात भी होती हैं। आपने ये भी देखा होगा, अगर बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है इंडिया में और उसे हिंदी हम बोलना नहीं सिखाएं, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटिक हिंदी ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का परिवेश ऐसा है कि सभी लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए वो ऑटोमेटिक हिंदी ही बोलेगा। तो ध्यान रखेंगे, भाषा अर्जित संपत्ति भी है और भाषा जन्मजात भी है, दोनों ही सही है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं भाषा अनुकरण का प्रमुख माध्यम है। भाषा अनुकरण का प्रमुख माध्यम है। आपने देखा होगा, शिक्षक अगर पढ़ा रहा है, अगर शिक्षक किसी बच्चे से अगर तू करके कहेगा ना, तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो शिष्य होगा ना, छात्र, वो भी किसी ना किसी बच्चे से तू करके ही कहेगा। तो इसीलिए हमें अपनी भाषा पर बहुत कंट्रोल करके और बहुत अच्छे से बोलना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना है, भाषा अनुकरण का प्रमुख माध्यम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जिस प्रकार की परंपरा होती है उसी प्रकार से भाषा बोली जाती है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको हिंदी, ठीक है, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, तो इस तरीके से आप उसको समझ चुके होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसकी। मैंने यहाँ पर 10 विशेषताएं रखी हुई हैं दोस्तों। विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, उनके लिए मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है। तो भाषा के मुख्यतः मौखिक व लिखित रूप मिलते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक निश्चित संरचना होती है। यह संरचना भाषा की ध्वनियों, शब्दों व वाक्य रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, 2 यहाँ पर विशेषताएं और हैं कि भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। दोस्तों यहीं पर पॉइंट फंसता है। क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि भाषा
भाषा का जो क्रम होता है किस तरफ से किस तरफ की ओर चलता है। तो आप कहोगे भाषा जो होती है हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, इसको आप ध्यान रखोगे। अब स्थूल आप समझते हो ना, बड़ा आकार, ठीक है, और सूक्ष्म छोटा आकार। अब आपने छोटा बच्चा देखा होगा, पहले मानते हैं हम उसे कि उसे अक्षर सिखाया जाता है, लेकिन वो अक्षर को कम समझ पाता है। अक्षर से पहले वो शब्दों को बोलना सीख जाता है और वाक्यों को भी बोलना सीख जाता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो स्कूल में नहीं जाता, आप अपने घर पे ही रहता है, वो भी आपसे मम्मी पापा भाई बहन कहने लगता है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो शब्दों को सीख चुका है, पहले स्थूल भाषा को सीख चुका है और उसके बाद ही सूक्ष्म भाषा को सीखना शुरू किया उसने, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाषा का मूल रूप सदैव स्थिर रहता है। बहुत समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। भाषा का जो मूल रूप होता है वो स्थिर रहता है। मान लीजिए आप अभी मान लीजिए 20 साल के हो गए, ठीक है। अगर आप 20 ईयर्स के हो चुके हैं और यहाँ पर 20 ईयर्स होने के बाद आप यहाँ से जाकर अमेरिका में चले गए, ठीक है, फिर भी आप वहाँ की लैंग्वेज सीख जाएंगे, लेकिन क्या अपनी लैंग्वेज भूल सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं। भाषा का जो मूल रूप होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आ गई हो ना तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगला पॉइंट आता है सीखना और अधिग्रहण। सीखना और अधिग्रहण क्या होता है? तो ध्यान रखें, किसी नए कार्य को करना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। सीखना तो आप भली भांति जानते हैं, इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस ध्यान रखिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि किसी नए कार्य को करना ही सीखना या अधिगम है। क्या हम एक ही कार्य को बार बार रिपीट करते रहें? अगर हम साइकिल चलाना जानते हैं और उसको और स्पीड से चलाएं और स्पीड से चलाएं, मतलब स्पीड बढ़ाते चले जाएं, तो क्या ये सीखना है? नहीं, ये सीखना नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को पहले से सीख चुके हो, आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे ढंग से करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो सीखना नहीं है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सीखने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आज मैं आपके लिए रात्रि 9:30 बजे पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। हमारी जो 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और दोस्तों इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम में आते हैं, और आपने अभी तक शायद हो सकता है उनमें से आधे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर आकर वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, रात्रि 9:30 बजे, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं कि सीखने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहला यदि हम बात करते हैं करके सीखना, यानी कि बच्चा स्वयं करके सीखे, वही आपकी करके सीखने विधि होती है। अनुकरण करके सीखना, आपने देखा होगा बच्चा क्या करता है, अपने शिक्षक का अनुकरण करता है, अपने माता पिता का अनुकरण करता है, अपने बड़े भाई बहन का अनुकरण करता है, उसके द्वारा ही सीखता है छोटा बच्चा, ठीक है। तो निरीक्षण करके सीखना, यानी कि आपने देखा होगा निरीक्षण करके, यानी कि उसके बारे में जांच पड़ताल करके ही सीखता है। ये चीज़ भी ध्यान रखोगे। तो करके सीखना, अनुकरण करके सीखना और निरीक्षण करके सीखना, ये 3 प्रकार की विधियां सीखने की विधियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। अब दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सीखना पढ़ लिया था अधिगम, लेकिन अधिग्रहण नहीं पढ़ा था। तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अधिग्रहण के बारे में, ठीक है। तो भाषा में सीखने की प्रक्रिया अधिग्रहण कहलाती है। अब दोस्तों अभी मैंने पढ़ाया था कि नया ज्ञान को जब सीखा जाता है तो अब वो आपका क्या कहलाता है, अधिगम या फिर सीखना कहलाता है, ठीक है। लेकिन भाषा में सीखने की जो प्रक्रिया, यानी कि भाषा को जो हम सीखते हैं, वही आपकी प्रक्रिया जो है अधिग्रहण कहलाती है। क्वेश्चन आपका आएगा कि अधिग्रहण क्या होता है, तो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है कि भाषा में सीखने की प्रक्रिया अधिग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किंतु भाषा अधिग्रहण सहज और स्वाभाविक होता है, किंतु भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये समझने वाली बात है कि भाषा अधिग्रहण क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन आपका इस टाइप से आ सकता है कि भाषा अधिग्रहण किस प्रकार का होता है, निम्न में से किस प्रकार का होता है, ठीक है, या फिर निम्न में से किस प्रकार का नहीं होता है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि भाषा अधिग्रहण हमेशा सहज और स्वाभाविक होता है, सहज और स्वाभाविक होता है, किंतु जो भाषा अधिगम होता है वो क्या होता है,
प्रयासपूर्ण होता है। यानी कि जब हमें अधिगम होगा उससे पहले हम प्रयास करेंगे तभी तो अधिगम होगा, प्रयास करेंगे तभी तो अधिगम होगा। लेकिन दोस्तों सहज और स्वाभाविक का मतलब यह है कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारी एक प्रक्रिया तो चलती ही रहती है ना, किसी भी कार्य को सीखते हैं तो प्रक्रिया तो चलती ही है। तो ये हमारा सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा अधिग्रहण की क्षमता बालकों में भिन्न भिन्न होती है। जो बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं वे शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, किंतु जो धीमी गति से सीखते हैं वे बाद में ग्रहण कर पाते हैं। ये आप समझ गए। आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा जानता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई बहन जैसे हैं, तो मैं आपके लिए थोड़ा तो समझता हूं कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाषा में अधिग्रहण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों, हर बार क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला है प्रारंभिक ध्वनियों का साम्यीकरण। प्रारंभिक जो ध्वनि है, हम जब सीखते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं भाषा सीखना, तो वहाँ पे पहले ध्वनियों को सुनना शुरू करते हैं और उसके बाद में ही बोलना शुरू करते हैं। तो ध्वनियों का साम्य, आपस में सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहली अवस्था होती है। नेक्स्ट, निरर्थक शब्दों का उच्चारण। हमारे जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं उन्हीं का उच्चारण अच्छे से करना चाहिए। क्या निरर्थक शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए? तो उनका भी करना चाहिए। देखिए, निरर्थक का मतलब है जिसका अर्थ ही ना हो, जिसका अर्थ ही ना हो, क्या उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए? देखिए, उनको बोलना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन उच्चारण तो उनका भी करना चाहिए, उनके बारे में जानना तो चाहिए दोस्तों। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा की समझ। जब हम भाषा की समझ, बहुत ज़रूरी है कि भाषा का यूज क्या है, जब तक ये नहीं जानते तब तक भाषा सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बोलने की अवस्था यानी कि कौशलों का निर्माण। आप जब बोल रहे हो ना, तो आपकी सिचुएशन, कंडीशन क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, शब्द भंडार में वृद्धि। शब्द भंडार में भी वृद्धि होनी चाहिए। जब हम सीख रहे हैं, भाषा को अधिग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होनी चाहिए। अब एक बात बताइए कि हम किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, और हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट ही नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारे शब्द भंडार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो क्या वो हमारा अधिग्रहण है, भाषा का अधिग्रहण है? तो आपका वो नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, शब्द भंडार में वृद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है भाषा अधिग्रहण की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था। शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शैशवावस्था में बालक केवल शब्द भंडार में ही वृद्धि कर पाता है, ये आप भलीभांति जानते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए ले लिया है कि सीसोर के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनका शब्द भंडार कितना होता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि यदि 4 वर्ष का बच्चा है तो उसके माइंड में लगभग 5600 शब्द होते हैं। ध्यान रखेंगे, उसका जो शब्द भंडार होता है वो 5600 का होता है लगभग। हालांकि इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर लगभग जो है 5600 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 5 वर्ष का बालक है तो 9600। देखिए कितनी स्पीड से बढ़ गए कि जब 5 वर्ष का बालक हुआ तो 9600 उसका शब्द भंडार हो गया, और जब 6 वर्ष का बालक हुआ तो उसका शब्द भंडार 14700 शब्द हो गए उसके शब्द भंडार में। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्न में से यदि 4 वर्ष का बालक है, इस टाइप से क्वेश्चन घुमा सकता है। मान लीजिए मिंटू एक 4 वर्ष का बालक है, और उसके मतलब उसके बताइए कि उसके माइंड में कितने शब्दों का भंडार हो सकता है। तो आप कहो 4 वर्ष का है, कोई बात नहीं, 5600 होगा। 5 वर्ष का है 9600 होगा। 6 वर्ष का है 14700 होगा। बस, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, स्टूडेंट नहीं, मैं स्टूडेंट मानता ही नहीं हूँ, मुँह से निकल जाता है कभी कभी। ठीक है, मेरे तो आप भाई हो, बहन हो। ठीक है ना, भाई बहन मानता हूँ मैं तो आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मातृभाषा क्या होती है। तो आप भली भांति जानते हैं कि जन्म लेने के बाद बालक जो प्रथम भाषा सीखता है उसे ही उसका मातृभाषा कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं इस चीज़ के लिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माता की भाषा।
ये भी आप भली भांति जानते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट 1% भी नहीं करना है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों एक ये परिभाषा पूछ ली जाती है कि बताइए ये परिभाषा किसके अनुसार दी गई है, मातृभाषा की। तो आप याद रखोगे एनसीईआरटी के अनुसार कहा गया है कि मातृभाषा भाषा का वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ से, आस पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र से या फिर समाज से सीखता है दोस्तों। तो ध्यान रखें किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मातृभाषा की कुछ विशेषताएं देखते हैं। महत्व, प्रकृति, ये कई सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से बन सकते हैं, तो यहाँ पर इनको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना दोस्तों मैं आपके किसी के नाम नहीं लेता यहाँ पर, ठीक है, और आपसे मतलब ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। जो भी होता है मैं आपको सीधे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देता हूँ। उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, एकदम से सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होते हुई चलती हैं। ठीक है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस कंसंट्रेट के साथ देखिए। ज्ञानपार्जन का सबसे सरल व सशक्त माध्यम है मातृभाषा। ध्यान रखेंगे, अगर हमें ज्ञान का सृजन करना है, ज्ञान को बढ़ाना है, तो सबसे सरल तरीका क्या है, मातृभाषा में ही यूज़ किया जाए। इसीलिए एनसीएफ में क्या कहा गया, एनसीएफ में कहा गया, कौन से एनसीएफ, तो 2005, एनसीएफ 2005 में कहा गया, क्या कहा दोस्तों, एनसीएफ 2000 में कहा गया कि भाषा का त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करना चाहिए। त्रिभाषा फॉर्मूला कौन सा होता है दोस्तों, उसमें 3 लैंग्वेज होती हैं। पहली आपकी मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है, और 2 आपकी अदर लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया था। अगर आपने एनसीएफ 2005 नहीं पढ़ा है तो आपने समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा है दोस्तों। और अगर आपको पढ़ना है तो इधर आई बटन पर जाइए, ये आपको कोने में, यहाँ पर जस्ट आपको कोने में आई बटन दिखेगा, और यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2005 के साथ साथ आपको आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी भी पेडागोजी होती है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपकी चाहे मैथ की हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, आपकी जितनी भी पेडागोजी है टोटल आपकी आरटीई और एनसीएफ के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। मातृभाषा में अपनी कहावतें, लोक कथाएं, कहानियां, पहेलियां सूखती होती हैं जो सीधे हमारी संस्कृति स्मृति की धरती से जुड़ी होती हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप फटाफट से पढ़ते जाइए। ठीक है, मातृभाषा से अपने परिवेश का बोध होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर यहाँ की लैंग्वेज बोल रहा है, आप जैसे मान लीजिए बिहारी है, बिहारी लोग जो हैं यहाँ पर आके अगर बोलेंगे, आप फटाक से समझ जाएंगे ये बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मातृभाषा में मनुष्य की स्मृतियाँ, बिंब अधिक सुरक्षित व पल्लवित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, मातृभाषा में क्या होता है, हमारे माइंड की जो सोचने की जो क्षमता होती है, हमारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, यादगार होती हैं, वो चीज़ें एकदम से सुरक्षित रहती हैं। अब हम बात करते हैं, मातृभाषा में सरसता और पूर्णता की अनुभूति होती है। बिल्कुल आप भली भांति जानते हैं, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा का मुख्य आधार भी यही होती है। आपने देखा है कि बच्चा पहले जब स्कूल में जाता है, अगर इंग्लिश मीडियम में भी अगर उसको भेजना है तो क्या वो डायरेक्ट इंग्लिश बोलने लगता है, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो घर पे भाषा बोलता है स्टार्टिंग में वही बोलेगा, हालांकि बाद में उसमें चेंजेस कराया जा सकता है। नेक्स्ट, सृजनात्मक शक्ति का विकास। बिल्कुल सोचने समझने की जो शक्ति होती है, सोचने समझने की, उसमें विकास होता है। व्यवहार में परिवर्तन लाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भाषा है, मातृभाषा व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मातृभाषा मात्र संवाद ही नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका भी है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि मातृभाषा केवल एक दूसरे से बात करना ही नहीं है दोस्तों, ये हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक बात आपसे और बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप अपनी तैयारी में ढील डाल रहे हैं यह सोचकर कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ सकता है, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका 5 जुलाई को ही होना है, 5 जुलाई को होना है। मैं आपसे अब तो
100% कह रहा हूँ। क्यों? आज एक नोटिफिकेशन आया था, यदि आपने सुना हो तो एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके प्रवेश पत्र 15 दिन पहले से वितरण शुरू होगा प्रवेश पत्र का। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आपने अभी अगर ढील डाल दी तो कसम से आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करोगे। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत करिए दोस्तों। और लाइव क्लास का अगर मैं आपको शेड्यूल बता दूं तो लाइव क्लास का शेड्यूल सुबह आपके लिए 10 बजे एक क्लास मिलेगी। ठीक है? और एक आपको क्लास मिलेगी दोस्तों 12 बजे, एक आपको 2 बजे क्लास मिलेगी, एक आपको 4 बजे क्लास मिलेगी और एक आपको रात्रि में 9:30 बजे क्लास मिलेगी। तो आपको कंटिन्यू क्लासेस हैं दोस्तों, फिर टेंशन किस बात की? कहीं जाना ही नहीं है। मस्त होकर तैयारी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी खुशी तैयारी करिए। ठीक है ना? बिल्कुल दोस्तों, एकदम से मस्त तरीके से। ठीक है? और जब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। ठीक है ना दोस्तों? तो बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।